हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पर हमने देखा था कि एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कैसे हो सकता है। मैंने आपको सेमी सर्कुलर रिंग का भी बताया था, उसके बाद मैंने क्वार्टर रिंग का भी आपको एग्जांपल दिया था। आप सबको याद होगा क्वार्टर रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था हमारा, √2k λ/r। बट मैंने आपसे कहा था कि इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक जर्नलाइज रिजल्ट हम निकालेंगे जिससे किसी भी आर्बिट्री एंगल के लिए आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, वो कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा केस कंसीडर किया और उस जो एक रिंग का जो पार्ट है उसको बाई एक्सिस के अबाउट मैंने इस तरह से सिमेट्रिकली रखा है कि इधर भी एंगल हाफ हो और इधर भी एंगल हाफ हो। राइट, इसका मतलब अगर ये कंप्लीट एंगल मेरा अल्फ़ा हो तो ये कितना हो जाएगा, α/2, और ये भी एंगल α/2 हो जाएगा। ठीक बात। जैसे अगर एक क्वार्टर होता तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट। अब आप यहाँ पर सेंटर पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है कि सर ठीक है हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि सर इस पर एक हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे। तो जो आप स्मॉल एलिमेंट लेंगे आप थीटा पे जाके एक डी थीटा विड्थ का स्मॉल एलिमेंट लेंगे। थीटा पे जाके आपने डी थीटा लिया। राइट, तो ये स्मॉल चार्ज क्या हो जाएगा, दिस विल बी डी क्यू, और ये डी क्यू आपका रहना चाहिए λr डी थीटा, अगर इसकी जो रेडियस है वो r है तो। समझ बात। अब अगर ये बाई एक्सिस के साथ इधर एंगल क्या बना रहा है आपका थीटा, तो ये इधर एंगल ये वाला भी क्या रहेगा बेटा, ये भी थीटा रहेगा। तो इस डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा दिस विल बी DE। क्लियर। तो इसका मतलब इधर एक जो कंपोनेंट आने वाला है वो मेरा वो आएगा DE cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी DE sin थीटा। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, आप कहेंगे कि सर ये DE sin थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। DE sin थीटा विल कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि जब आपका स्मॉल चार्ज DQ इधर है तो उसकी वजह से एक कंपोनेंट DE sin थीटा ऐसे आया, ठीक वैसे ही जब आपका इधर ये रहेगा तो ये DE sin थीटा ऐसे आ जाएगा, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट रहेंगे, बट DE cos थीटा दोनों ही केसेस में ऐड होगा। क्लियर। अब अगर आप DE की वैल्यू रखें तो DE क्या रहता है, KQ/r²। Q हमारा DQ है, दिस इज λr डी थीटा डिवाइडेड बाई r²। ठीक बात। तो एक r से ये कैंसिल आउट हो गया, तो DE विल बी इक्वल टू K λ डी थीटा बाई r। यहाँ तक आपकी ये बात समझ में आई? ये क्लियर है आपका? अब मैं इसे अगर सॉल्व करूँगा कि सर ये तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से है, कंप्लीट की वजह से आपको अगर ई नेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, लेट्स सर इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा में इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये फिर थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसकी लिमिट सोचिए थोड़ा सा, थिंक अबाउट इट्स लिमिट्स देखिए। ये एंगल α/2, ये एंगल α/2, कि सर अगर ऐसा मैं करूँगा तो ये जाएगा -α/2 से लेके +α/2 तक। आप इसे D के वैल्यू डालें, सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं सर एक ऐसे भी कर सकता हूँ जो थोड़ा और इजी पड़ेगा। E नेट इज इक्वल टू 2 DE cos थीटा 0 से लेके α/2। ये एंगल व्हेन दिस इज 0 तो ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक α/2, तो ठीक वैसे ही दूसरा भी 0 से लेके α/2, इसलिए मैंने 2 रखा है। अगर आप 2 नहीं रख रहे हैं तो ये कंप्लीट एंगल, और अगर आप यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 0 से लेके α/2 रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिस विल बी 2, और यहाँ DE में से 2 λ/r तो क्या आ गया, कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका cos थीटा डी थीटा। ठीक बात। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, एंड दिस इज 0 से लेके α/2। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा,
और जब आप लिमिट डालेंगे तो थीटा की जगह अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब बन जाएगा ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। दिस इज समथिंग जो एक जनरलाइज चीज़ आप इसको बोल सकते हैं। वो कैसे कि आप सोचो बेटा, अगर एक कंप्लीट रिंग हो, एक कंप्लीट रिंग हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि सर अगर कंप्लीट रिंग होती है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। उसके लिए अल्फा क्या रहेगा 2 पाई, और 2 पाई बाई 2 इस पाई, साइन पाई 0, तो सर 0 हो गया। अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग होती तो इसका मतलब आपका अल्फा है पाई, तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 इज 1। तो आपको पता है कि हाफ रिंग का 2k लैम्डा बाई आर था। क्वार्टर रिंग जो मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था दैट वाज √2k लैम्डा बाई आर। तो क्वार्टर रिंग के लिए अल्फा हो जाएगा आपका 90 और ये हो जाएगा फिर 45, तो साइन 45 1/√2 और सॉल्व करेंगे √2k लैम्डा बाई आर। इसका मतलब ये किसी भी एंगल के लिए, इवन अब आपसे 60 डिग्री के लिए भी पूछे तो आप यहाँ 60 डालेंगे तो साइन 30 हो जाएगा और ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये रिंग के केस में आपको हमेशा याद रखना चाहिए, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इस तरह से रिंग है आर रेडियस की वो रिंग है और उस पर जो लैम्डा कूलम पर मीटर जो चार्जेस रखे हैं वो कुछ इस तरह से रखे हैं कि यहाँ प्लस 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 प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी प्लस प्लस, और यहाँ आपका ये माइनस 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 ऐसे है। एंड आपको पता करना है ई नेट एट दी सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंटर। कैसे पता करेंगे कि सर ये हो जाएगा हमारा पार्ट 1, ये हो जाएगा पार्ट 2, ये 3 और ये 4, कि सर ये मुझे 4 क्वार्टर रिंग दिख रही हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिए यहीं पर रुक के, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, और जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो आपको उससे क्रॉस चेक करना है। क्लियर बात? ओके। तो पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाती हैं और इसमें से भी ऐसे जाएंगी, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे कि सर इनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। और इस पॉजिटिव में से सर ये ऐसे आएगा और ये नेगेटिव भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो सर ये दोनों के दोनों ऐड होने वाले हैं। इसका मतलब आपका ई नेट जो रहेगा दैट विल बी E1 प्लस E3 रहेगा, ठीक है। और दोनों के सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड कर सकते हैं। एक क्वार्टर रिंग की वजह से क्या रहता है √2k लैम्डा बाई आर, इसका मतलब दिस विल बी √2k लैम्डा बाई आर प्लस √2k लैम्डा बाई आर। तो सर मेरा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा 2√2k लैम्डा बाई आर। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर क्वेश्चन कैसा भी हो कितना इजी हो जाता है, देखा आपने, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, और जिन लोगों का आंसर ये सही आया हो वो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, एक तरह से फिर से एक डेरिवेशन हम देखेंगे, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डिस्क, ये आपको सॉल्व करना है। जैसे रिंग में लेते थे हम वैसे ही एक हमने एक डिस्क कंसीडर की, राइट। लेट्स से दिस इज ए डिस्क, इसकी रेडियस r है और यहाँ से x डिस्टेंस दूर देयर इज ए पॉइंट P। इस डिस्क की वजह से ये रिंग जैसा लग रहा है आपको, बट ये डिस्क है, ठीक है। उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, यहाँ आपको लैम्डा ना देके ये दिया हुआ है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर।
चार्ज या तो अलोंग द लेंथ हो तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी कि पर मीटर डिस्टेंस पर कितना चार्ज है, एरिया पर मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना चार्ज है, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है उसको रो कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें आपको स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। स्मॉल एलिमेंट कैसे लेंगे, यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बट जिन लोगों को मैंने सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 11th क्लास में बताया था, अब वो इजीली इसमें समझ रहे होंगे। आप कोई छोटा चार्ज लेंगे या थीटा बजा के डी थीटा लेंगे तो उससे वो काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूरी इंटायर बॉडी यहाँ पर कवर नहीं हो रही है। तो आप क्या कहेंगे कि सर एक रिंग से हो सकता है, वैन रिंग की रेडियस 0 है तो सर यहाँ है, और जैसे जैसे उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी इसको ये कवर करता जाएगा। ये आपको साइड व्यू दिख रहा है। हकीकत में तो अगर कोई डिस्क होगी तो यार वो ऐसे ही तो रहेगी। इस पर अगर मैं अगर स्मॉल आर पर जाके और एक डी आर विड्थ की एक रिंग कंसीडर कर लूँगा तो देन दिस स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 ऐसे है, और धीरे धीरे जब ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो पूरा डिस्क को ये कवर कर लेगा। तो उसी तरह से मैंने एक यहाँ पर एक रिंग कंसीडर की जिसकी रेडियस आर है और विड्थ है इसकी डी आर, समझ रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे कि सर इसमें जो डी क्यू रहेगा दिस विल बी डी क्यू विल बी व्हाट, डी क्यू विल बी कि सर सिग्मा इनटू इसके एरिया से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पाई आर स्क्वायर नहीं करने वाले हैं आप इसमें, समझ रहे हैं, क्योंकि रिंग है तो रिंग का 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई डी आर। इस रिंग की वजह से, अब आपको पता है रिंग की वजह से एक्सिस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रहता है, ऐसे। तो अगर डी क्यू है तो इसकी वजह से क्या रहेगा डी ई। क्या कभी डायरेक्शन चेंज हो सकता है, नहीं, तो इसका मतलब आपसे सीधा सीधा बिना डायरेक्शन की टेंशन लिए इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। तो जो आपका ई नेट रहेगा दैट ई नेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। अब इसमें आप डी ई की वैल्यू डालिए, तो आप डी ई की वैल्यू कैसे डालेंगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई रहेगा सर रिंग की वजह से रहता है सर के क्यू है मेरा सर सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर डी आर, के क्यू एक्स डिस्टेंस दूर है, डिवाइडेड बाई सर ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस दिस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। रिंग का एक केस याद रखो, रिंग के लिए था, ठीक है सर, समझ गए। अब आप इसमें से क्या करेंगे, कुछ कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, तो k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई, ठीक है, और इनफैक्ट दिस x, और नीचे कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन दिस इज r dr एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसको कैसे करते हैं, हालांकि मैंने पहले आपको हिंट दे चुका हूँ, तो इसमें फिर कुछ और उसको वापस से हम मानते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कर सकते हो कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर मान लेता हूँ, तो ये फिर सर हो जाएगा मेरा, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर 2r dr इज इक्वल टू 2t dt। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो r dr की वैल्यू हो गई t dt, और ये क्या बन जाएगा, ये t स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा टी क्यू, ये हो जाएगा टी क्यू, और ये वाले t से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा नीचे t स्क्वायर। इसका मतलब दिस विल बी k सिग्मा 2 पाई x dt ओवर t स्क्वायर। लेकिन अब इसमें लिमिट, जैसे पहले आप r के हिसाब से चल रहे थे ना, r dr, तो 0 से लेके कैपिटल R हो जाता, अब ऐसा नहीं होगा, इसमें वापस से आपको लिमिट डालनी पड़ेंगी। तो व्हेन r इज इक्वल टू 0, व्हेन r इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू क्या था बेटा आपका, t इज इक्वल टू था आपका x, एंड व्हेन r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये t की पावर, ये -2 चला जाएगा, +1 हो जाएगा, तो -1/t रह जाएगा,
और के क्यू भी आप 1/4πε0 डाल सकते हो, 4πε0 इंटू सिग्मा इंटू 2π, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बचा, ठीक है, इंटू ये x हमारा है यहाँ पर, और ये बना -1/t 0 से x से लेके √x² प्लस r²। इसमें आप इसकी वैल्यूज पुट कीजिए, देन यू विल बी गेटिंग आंसर, दिस विल बी सिग्मा अपॉन 2ε0, x को मैं अंदर ले जाता हूँ, देन दिस विल बी -1 x अपॉन √r² प्लस x²। दिस विल बी योर आंसर। ठीक बात। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन दिस, अगर ऐसा क्या हो, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं एक अलग से एक केस डिस्कस कर रहा हूँ। सोचो अगर आपका दिस r इज मच ग्रेटर देन x, ये r बहुत बड़ा है, इस x के कंपेरेटिवली ये r बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जैसे अगर लेट से दिस इज द r, और अगर इससे ये पास की डिस्टेंस ये बहुत कम हो, तो ये इसको कैसे लगेगा, अब उसमें एरिया वाइज फैला हुआ है, तो ये उसको एज ए इन्फाइनाइट चार्ज जैसा, इन्फाइनाइट सीट जैसा फील हो रहा होगा। तो व्हेन r इज वेरी ग्रेटर देन x, मच ग्रेटर देन x, इन दैट सिचुएशन ये एक तरह से जो डिस्क होती है वो आपको इन्फाइनाइट सीट जैसे बिहेव करती है। ये क्या बन जाता है बेटा, इन्फाइनाइट सीट। तो जो आप इसे इन्फाइनाइट सीट के हिसाब से सॉल्व करोगे तो ई नेट क्या रह जाना आपका, यार बहुत बड़ा है, इसके हिसाब से तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी तो ये 0 रह जाएगा। इसका मतलब सीधा क्या रह जाता है, तब उस टाइम रहेगा सिग्मा अपॉन 2ε0, सिग्मा अपॉन 2ε0। ये कांस्टेंट है, इसका ना रेडियस से मतलब है, ना उस डिस्टेंस से मतलब है, ना उस चार्ज से मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये एक कांस्टेंट आएगा, इन्फिनिट सीट की वजह से हमेशा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा एक सर्टेन डिस्टेंस पर, दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2ε0, ठीक है। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, find the electric field at the center of a hemisphere, at the center of a hemisphere। एक हॉलो हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस r है, आप जानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक भी वो इनफैक्ट RE रहने वाली है, ठीक। तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। अगर इस पर जो चार्ज है दिस इज सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं थोड़ा सा, कैसे स्मॉल एलिमेंट लेना है, क्या लेना है, कुछ समझ में आ रहा है। स्मॉल एलिमेंट कैसा रहेगा, स्मॉल एलिमेंट थीटा पे जाके डी थीटा और कुछ ऐसे करोगे तो ये सिर्फ ऐसे ही रिंग नहीं है, वो पीछे भी फैला हुआ है ना, ऐसे बाउल जैसे है। तो उसका मतलब इसमें आपको क्या मानना पड़ेगा, रिंग मानना पड़ेगा। वैन रिंग की रेडियस 0 है और जैसे जैसे वो कैपिटल R हो जाएगा तो एक तरह से हेमिस्फीयर बॉल बन जाएगा। ये मैं एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूँ ना, मैं आपको इसको ग्रुप में बताऊँगा कि मैंने क्या होमवर्क दिया है, ठीक है। इससे थोड़ा सा मुझे ये पता लगेगा कि कौन कौन है जो पूरा कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप सीरियस हैं, आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा है, तो दिस इज योर होमवर्क। और ये आप ग्रुप में आपको इसको सेंड नहीं करना है, ये मेरे पर्सनल जो मेरा नंबर है उस पर ही आपको ये असाइनमेंट सेंड करना है, जिससे मुझे पता रहे किस किस ने ये सबमिट किया है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिंट दे देता हूँ कि आप क्या मानेंगे बेटा, इसमें आप एक रिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसके पीछे हो रही होगी, तो इस रिंग की रेडियस क्या रहेगी, आपने जो ये रिंग माना है इस रिंग की रेडियस क्या रहेगी कि सर ये थीटा पे जाके मैंने ऐसे ये रिंग कंसीडर की है, तो ये कंपोनेंट रहेगा r cos थीटा। तो इसका मतलब ये r cos थीटा विल बी द रेडियस। और जो आपने ये
कितनी डिस्टेंस ऊपर ली है ये सेंटर से, दिस विल बी r sin थीटा। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, आपको रिंग आपका डी क्यू हो गया, उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते ही हैं तो उसकी वजह से निकाल लेंगे और फिर कंप्लीट को इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल है, मैं इसको आंसर भी बता देता हूँ आपका, ये आना चाहिए आपका E = सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर होना चाहिए, इससे मैच कर लेना। बट मेन थिंग इज़ दैट कि आपको इसका डेरिवेशन करके मुझे सेंड करना है, जिससे मुझे पता रहे किसने ये कंप्लीट क्लास ली थी। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब आप जानते हैं कि एक्चुअल में जो पॉजिटिव को रिपेल करता है या पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जैसे कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था, वहाँ पर आप दूसरा चार्ज लाए तो अचानक से कोई चमत्कार नहीं हुआ, पहले से वहाँ पर कुछ चीज़ थी। ये अलग बात है कि जब हम उसके रीजन में गए तो वो हमें एक्सपीरियंस हुआ, मतलब कि जैसे अगर ये प्लस चार्ज है आपका, तो ये कुछ लाइंस शो कर रहा था जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, तो ये इसमें से हम ऐसे मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ठीक है, ऐसे जाती हैं, और पॉजिटिव में से ऐसे जाती हैं व्हेन दिस इज आइसोलेटेड, कोई दूसरा चार्ज इसके आसपास नहीं होगा, अगर होगा तो फिर ये इफेक्ट करेंगे, बट अगर इंडिविजुअली एक चार्ज है तो पॉजिटिव में से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, और अगर ये आपका नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव में जस्ट इसका क्या कर देना, आपको रिवर्स कर देना है। नेगेटिव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, नेगेटिव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी जब ये आइसोलेटेड है। एक साथ रखोगे तो जाहिर सी बात है ये अट्रैक्ट करेंगे, तो जो ऐसे जा रही होगी ये वाला उसको ऐसे कर रहा होगा, ये ऐसे कर रहा होगा, मैं उसको आगे जाके बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। आइसोलेटेड में आपको ये इस तरह से रखना है। अब आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव में से ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है ना, तो टर्मिनेट कहाँ पर हो रहे होंगे कि सर ये टर्मिनेट इन्फिनिटी पे जाके हो रहे होंगे। उसी तरह से इसमें ये क्या हो रहा है, ये ख़त्म हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं, तो ये निकली कहाँ से होंगी कि सर ये इन्फिनिटी से निकले होंगे। तो अब इसमें से कोई पॉइंट बना, या मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी लिखाऊंगा, तो इसमें से एक पॉइंट ये बन सकता है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव के लिए इन्फिनिटी से हुआ, कैन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी और एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन originate from positive charge और इन्फिनिटी। ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए कुछ और रहेगा और नेगेटिव के लिए इन्फिनिटी रहेगा, इसलिए मैंने एक साथ कर दिया, कैन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी और नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगे या इसके लिए इन्फिनिटी पे होंगे। दिस इज माय पॉइंट नंबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives you the direction of electric field or force both. Gives you the direction of electric field or force both. That's why these are also known as electric lines of force. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट होता है वो आपको उस फील्ड या फोर्स का डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स भी बन सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दैट कैन गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी वो डायरेक्शन आपको मिल जाता है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है,
नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको डिट्टो ऐसे ही लिखनी है, नोट करनी है। स्पेशली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, डिट्टो एज इट इज़। इसमें से आता है 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो प्लीज़ आप इसे नोट करते रहिए। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, two electric field lines can never intersect each other because at intersection point there will be two directions of electric field which is not possible। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के, स्पेशली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन हो ही नहीं सकते, संभव नहीं है ना। नेट तो एक ही रहेगा ना, जिधर भी रहेगा। तो जब भी कोई अगर इंटरसेक्शन पॉइंट कर गया तो उस पॉइंट पर तो आपको इलेक्ट्रिक 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे ना आप, इसलिए 2 डायरेक्शन संभव नहीं है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अक्सर ये एज इट इज़ आ जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको इसमें बताना है क्यों, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन हो जाएंगे उस पॉइंट पर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज हाई, then electric field intensity at that point is also high। मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर, ठीक है। तो मैं पॉइंट कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। तो सीधा सीधा इस प्रॉपर्टी से आप कह पाओगे कि जिस जगह पर डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तो ई ए विल बी ग्रेटर देन ई बी, इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। इसको मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे, ये डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, ठीक है। एंड इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और terminating is directly proportional to magnitude of charge। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि जितनी भी लाइंस निकलेंगी या वहाँ पर टर्मिनेट होंगी, इसका उसके चार्ज से डायरेक्टली रिलेशन है। वो कैसे कि जैसे देखो एक 2 कूलम का चार्ज है, तो ये आपके ऊपर है आप उसमें से कितनी लाइन निकाल रहे हैं। लेकिन अगर लेट से आप इसमें से 4 लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है, तो अगर फिर आप 4 कूलम का चार्ज बनाओगे तो फिर उसमें से 8 लाइंस निकलनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसका चार्ज डबल है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी डबल होनी चाहिए। हाँ, इसमें से आप अगर 8 लाइन्स निकाल रहे होते तो फिर इसमें से 16 लाइन्स लिखनी चाहिए थी, अदरवाइज फिर इसकी डेंसिटी और वो वाले चीज़ को आप इसमें ओवरलैपिंग कर दोगे और वहाँ पे आप मिसकंसेप्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब आप चार्जेस वाइज या सेम क्वेश्चन में आप डील कर रहे हो तो ये नहीं कि आपने 5 कूलम के लिए एक कुछ भी लाइन ड्रॉ कर दी, 10 कूलम के लिए कुछ भी कर दी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसी के प्रोपोर्शनल में ज़्यादा रहेंगी। इज इट क्लियर? तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी थी। मैंने इंडिविजुअली आपको ड्रॉ करना बता दिया था। अब जैसे अगर मिक्सिंग हो जाती है बहुत सी बार तो कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको, लेट्स से हियर इज ए पॉजिटिव चार्ज और ये एक उतने ही मैग्नीट्यूड का एक नेगेटिव चार्ज है। तो सर आप बताएंगे कि पॉजिटिव में से बाहर जाएंगे, नेगेटिव में अंदर जाएंगे। ये ऐसे कर दोगे, ये ऐसे कर दोगे, ये ऐसे कर दोगे, ये ऐसे कर दोगे। समझ रहे हैं? तो आपको फिर ये आप शो कर रहे होंगे कि जैसे वो इन्फिनिटी पर जाके मिल रहे होंगे। ये बार इसमें डायरेक्शन अंदर की तरफ रखना है आपको और ये डायरेक्शन भी आपका अंदर ही रहेगा, बाकी तो अंदर है ही। ठीक है, दो इधर दिखाया, इसको भी आप ऐसे दिखा सकते हो। ये रहा आपका, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक तरफ हो तो इनमें अट्रैक्शन कुछ इस तरह से शो कर रहा है। पूरा कंप्लीट क्लोज लूप यहाँ पे नहीं बना है। ठीक बात। वही अगर एक ये पॉजिटिव होता और एक ये आपका नेगेटिव होता तो ये कैसे दिखाते आप? नहीं, वो तो दिखाई दिया मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव में ये रिपल्सन हो रहा होता तो फिर ये ऐसे जो दोनों के दोनों से बाहर निकलती वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते। ठीक है, ऐसे ये रिपेल कर रहे होते। ठीक है, अब ढंग से उसको ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के हिसाब से बता दिया है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में आप इस तरह से बताएंगे। इसी क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव होता है तो आप कैसे करते? तो इन दोनों में आपको रिपल्सन दिखा रहे होते और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो इसके साथ आप इसको जॉइंट कर देते, सीधी सी बात है। आप इसको देख लीजिएगा और इस पर थोड़ा सा विचार करें। ठीक है, अब हम कुछ और चीज़ डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में और क्या क्या हो सकता है। देखो, जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको फिर हम ऐसे दिखाते हैं। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डायरेक्शन वाइज भी वो फिक्स रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज भी फिक्स रहेगा, उनके बीच की डिस्टेंस भी फिक्स रहेगी। दिस इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो कोई चार्ज रहेगा Q, उस Q पर जो फोर्स लगेगा, अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा एंड दिस F विल बी इक्वल टू QE और ये भी क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। तो उसमें बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपने इसे रिलीज़ किया तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी क्या स्पीड हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कहाँ पहुँच जाएगा। इसमें वापस से आपकी काइनेमेटिक्स 11th क्लास की इन्वॉल्व हो गई है। इसको कैसे करेंगे कि सर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो सर उसकी वजह से एक्सीलरेशन भी आएगा, सर वो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ इसकी b पूछ रहे हो, वेलोसिटी पूछ रहे हो, तो मैं इसमें सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दूंगा सर t टाइम के बाद। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी तो सर मैं v इज इक्वल टू 0 प्लस ए की जगह क्या ले लेंगे बेटा? अगर ये q है और इसका मास m है देन दिस विल बी QE बाई m, दिस विल बी द एक्सेलरेशन इनटू t। ऐसे सॉल्व कर दोगे आप। ठीक है, या बहुत सी और कुछ ऐसी भी चीज़ें बन जाती है कि लेट्स से कि ये आपको ऐसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। यहाँ आपका चार्ज है आपका Q
क्यू जिसका मास है m। अब अगर आप इसे इस हिसाब से u स्पीड से आप इसे प्रोजेक्ट करो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे हो सकता है, ये सॉरी इसका पाथ कैसे हो सकता है, इस पर भी क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप इस पर थोड़ा सा विचार करो क्या करेंगे, सोचिए। मैं जैसे आपको ये देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स भी देता हूँ, ठीक है। वन 2 3 4 5 कौन सा पाथ सही है? इसमें अगर इस तरह से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इस तरह से इसे प्रोजेक्ट किया तो कौन सा पाथ सही है? 11th क्लास में याद रखो, वापस जाइए, मैंने कुछ बताया था आपको कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो पाथ कैसा रहता है कि सर या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक, बताया था। पैराबोला में प्रोजेक्टाइल में जी भी तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, तो जो या तो स्ट्रेट लाइन रहेगा या पैराबोलिक रहेगा। अब कब स्ट्रेट लाइन कब पैराबोलिक रहेगा, इस पर भी थोड़ा सा आप विचार कीजिए। स्ट्रेट लाइन तो कब हो सकता है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, जस्ट आप उसे रिलीज करो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, देन डेफिनेटली दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि सर या फिर उसका मोशन या वेलोसिटी एक्सेलरेशन के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, या कथा के जैसे मत सुनो, प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट करते जाइए, तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। मैंने अभी आपको सुना दिया, आपके समझ में भी आया, फिर आपसे 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो स्टार डाल के ये चीज़ें लिखने की होती हैं। व्हेन u इज इक्वल टू 0 पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, या अगर u 0 नहीं हो तो वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन में हो या उसके एंटी पैरेलल हो, तब भी पाथ कैसा रहेगा कि सर तब भी इसका पाथ क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक बात। तो पैराबोलिक कब रहेगा? पैराबोलिक रहेगा जब आपकी एक तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 के केस में तो पैराबोलिक होगा ही नहीं, तो कुछ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो और वो कुछ और सर्टेन जैसे पैरेलल या एंटी पैरेलल ना होकर एक सर्टेन एंगल बना रहा होगा उसके साथ, तो ये काम हो जाएगा, तब ये पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक बात कि सर अच्छा समझ गए हम। अब इस केस में आप विचार कीजिए कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्यू है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसमें एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स उसको ऊपर लेके जाएगा, तो ये वाला तो इसका हो नहीं रहा। हो सकता है किसी के दिमाग में ऐसे आ जाए कि सर ये ऐसे गया और फिर उसको mg खींच लाया, तो mg तो भाई पहले भी लग रहा था, ये नहीं होगा। 5th क्वेश्चन हो सकता है क्या, 5th पाथ हो सकता है क्या 5वें नंबर का, ये ऐसे गया और फिर वापस ऐसे चला गया, तो ऐसे क्यों गया है? आप सोचो, प्रोजेक्टाइल में क्या होता था, एक टावर पर खड़े रह के जब आप ऐसे u स्पीड से ऐसे फेंकते थे तो क्या वो ऐसे गिरता था? ऐसे नहीं गिरता था, वो हमेशा ऐसे जाता था। क्यों? क्योंकि क्या होता था, जी हमेशा यहाँ पे नीचे लग रहा था। तो लास्ट में क्या होता है, अगर इस तरह के केसेस में उसका जो मोशन रहता है वो ट्राई करता है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाने का। तो यहाँ 5वें केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे था, वो उसको भी क्रॉस करके ऐसे चला गया है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये 3rd केस में वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आना चाह रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd पाथ, कि सर ये तीसरे वाले में होगा। क्लियर बात? तो मैंने आपको काफ़ी कंसेप्चुअली बात इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में की है, इसको प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू।